हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर। मौली ने उसे पकड़ते हुए कहा, पकड़ लिया, अब चलो तुम्हारी बारी। बड़े आए कब से परेशान कर रहे थे। ये कहते हुए मौली ने आंखों से पट्टी हटाई और सामने खड़े एकांश को देख मुंह बनाते हुए कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? हम खेल रहे थे ना। तुम क्या छोटी बच्ची हो जो खेल रही हो? पढ़ाई पर ध्यान नहीं है तुम्हारा? एकांश ने मौली के हाथ से पट्टी लेते हुए, जिस पर मौली ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए, नहीं, मैं कुछ देर पहले ही इंस्टीट्यूट से आई हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा एंजॉय कर रही थी। आप जाओ यहाँ से। तुम्हारा पति ऑफिस से आया, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसकी खातिरदारी करनी चाहिए? यह कहते हुए एकांश ने पट्टी अपनी आंखों में बांध ली, जिसे देख प्रांजल एक्साइटेड होते कहा, हम ब्रो को मारेंगे। एकांश ने मानो की तरफ देखते हुए कहा, इस चिरकुट को लेकर जाओ, मुझे अपनी बीवी के साथ खेलना है। मानो ने एकांश की बात पर कहा, क्यों, हम सभी खेलेंगे। एकांश ने आंखें से पट्टी हटाकर मानो को घूर कर देखा तो मानो ने कहा, क्या हम कह रहे हैं ना, हम भी खेलेंगे। एकांश ने मौली के हाथ को पकड़ त्रिजल से कहा, मैं आउट हाउस में जा रहा हूँ, इन दोनों को लेकर निकलो यहाँ से। इतना कहकर एकांश ने पट्टी अपने पैंट के पॉकेट में डाला और आउट हाउस की तरफ चला गया। जिसे कन्फ्यूजन में जाते हुए देख मानो ने त्रिजल से कहा, अब ये क्या हुआ? प्रांजल ने गुस्से में अपना पैर पटकते हुए अपने कदम आउट हाउस की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैं इस ब्रो को छोड़ूंगा नहीं। वो मेरी दीदी को कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये कहते हुए प्रांजल जाने लगा, जिसे एक हाथ से पकड़ कर उठाते हुए त्रिजल ने कहा, जब तुम बड़े हो जाओगे ना, तब तुम भी अपनी बीवी को इस तरह लेकर जाओगे। अब चलो, मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। लड़कियाँ कितनी इरिटेटिंग होती हैं। ये कहते हुए प्रांजल त्रिजल को घूरने लगा, जिसकी नज़र को त्रिजल ने इग्नोर किया और मानो को भी अपने साथ लेकर अंदर आ गया। जहां दीपांजलि को केक खाता हुआ देख प्रांजल ने चिल्लाकर कहा, केक, जिसके चिल्लाने पर दीपांजलि एकदम से चौंक गई। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? आओ, तुम्हारे लिए भी बचाकर रखा है। ये कहते हुए दीपांजलि ने आधा केक उसकी तरफ बढ़ा दिया, जिसे देख प्रांजल त्रिजल के गोद से उतर कर दीपांजलि की तरफ भागा और मानो भी उसके साथ चला गया। एकांश कहाँ है? अदिति ने पूछा। त्रिजल ने जवाब में कहा, वो भाभी को लेकर आउट हाउस गया है। वैशाली ने त्रिजल की बात सुन हंसते हुए कहा, क्या बात है, लड़का बहुत मेहनती है। तुम बकवास बंद करोगे? मृत्युंजय ने वैशाली को आंखें दिखाते हुए कहा, जिस पर वैशाली ने आंखें सिकुड़ाते हुए पूछा, हम कहे बकवास बंद करें? मुंह दिया है भगवान ने तुम्हें। भगवान ने मुंह नहीं, स्पीकर दिया है, जो बंद होने का नाम ही नहीं लेता। मृत्युंजय ने चीरते हुए कहा, जिसकी चीरने पर वैशाली धीरे से बड़बड़ाई, जवानी के दिन में तो खुद भी ऐसे ही थे, अभी भी कुछ कम नहीं है। ये कहते हुए वैशाली ने आंखें रोल कर ली, जिसे देखते हुए मृत्युंजय ने कहा, तुम्हें जो कहना है मुँह पर कहोगे? वैशाली ने मृत्युंजय को जवाब में कहा, बच्चों के सामने कह देंगे तो ऑकवर्ड हो जाओगे, इसलिए नहीं कहेंगे। ऐसा भी क्या कहने वाली हो? तुम्हें लगता है कि मैं डर जाऊँगा? मृत्युंजय ने बड़े एटीट्यूड से कहा, जिस पर वैशाली ने एक नज़र वहाँ बैठे सब लोगों को देखा और मृत्युंजय से कहा, ठीक है, तो आप भी तो जवानी के दिन में ऐसे ही थे, दीदी को लेकर होटल भाग जाते थे, तब तो आपको अच्छा लगता था। जिसकी बात सुनकर मृत्युंजय का चेहरा काला पड़ गया और महक शर्म के मारे किचन में भाग गई और अमृत ने वैशाली के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, तुम चुप रहोगी? वैशाली ने अमृत के हाथ को हटाते हुए कहा, हमको क्या चुप करवा रहे हो? अपने भाई को समझाओ ना, बहुत तन कर कह रहे थे, जो कह दिया लोग कह दिया। अमृत ने इरिटेशन भरी आंखों से वैशाली को देखा और मृत्युंजय ने अमृत से कहा, तुमने अपनी बीवी को बिल्कुल लगाम नहीं लगाई है, बेशरम औरत, बेशरम आदमी। वैशाली भी कहा। पीछे रहने वाली थी, जिसे मृत्युंजय घूरता रहा और उठकर कमरे की तरफ चला गया। जिसके जाने के बाद वैशाली ने सेटिस्फैक्शन भरी मुस्कान के साथ कहा, हमको हराना आसान नहीं है। जिसकी बात सुन अमृत ने निराशा से अपनी गर्दन नहीं में हिला दी। वहीं मौली ने आउट हाउस के देखते हुए हैरानी से कहा, कितने महीने हो गए मुझे यहाँ रहते हुए, मैंने आज तक ये जगह नहीं देखी थी, क्योंकि ये आउट हाउस है। यहाँ पर डैड अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते हैं और मैं भी कभी कभी अपने दोस्तों के साथ यहाँ आता था पहले। ये कहते हुए एकांश आउट हाउस में बने किचन की तरफ चला गया। जिसके पीछे आते हुए मौली ने पूछा, यहाँ पर सामान भी है? एकांश ने जवाब में कहा, हाँ, जब ग्रोसरी आते हैं तब कुछ सामान यहाँ पर भी रख देते हैं। ये कहते हुए एकांश ने कॉफ़ी कप निकाला और कॉफ़ी बनाने लगा। जिसे देखते हुए मौली ने पूछा, आपको सिर्फ कॉफ़ी बनाने आती है? नहीं, अप्रैल फूल भी बनाना आता है। ये कहते हुए एकांश कॉफ़ी मिक्स करने लगा।
आपको लोगों को ताने मारने में अच्छा लगता है। मौली फ्रिज खोलकर देखने लगी, जिसे देखते हुए एकांश ने कहा, तुम बता रही थी अरमान आने वाला है। मेरे अरमानों पर पानी फेरने? मेरे भैया के आने पर आपके अरमान में कैसे पानी फेरेंगे? मौली ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। एकांश ने जवाब में कहा, वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, आपसे कम ही है, और चिंता मत कीजिए, वो यहाँ पर नहीं रहेंगे, वो हॉस्टल में रहेंगे। ये कहते हुए मौली ने फ्रिज से फल निकाल लिया, जिसे एकांश कॉफ़ी मिक्स करते हुए एकटक देखता रहा। मौली ने ट्राउज़र आउटफिट पहना था सेट में, जिस कारण उसका फिगर बहुत अच्छा लग रहा था। तुम्हें नहीं लगता तुम थोड़ी ज़्यादा भर गई हो? एकांश ने धीरे से कहा, जिसके बाद सुन मौली सीधी खड़ी हो गई। क्या? एकांश उसके फिगर की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम थोड़ी सी भर गई हो, मतलब पहले जितनी पतली नहीं रही। आप सीधा कहिए न कि मैं मोटी हो गई हूँ। मौली ने आंखें सिकुड़ाते हुए कहा, ये भर गई हो पहले जितनी पतली नहीं रही क्या है? जिसकी सिकुड़ी हुई आंखों को देखते हुए एकांश ने कॉफ़ी का कप काउंटर पर रखा और थोड़ा उसके पास झुकते हुए कहा, वैसे फिगर खराब नहीं हुआ है, बस थोड़ा टच में आ गया है। ये कहते हुए एकांश की आंखें कहीं और थी, जिसे देखते हुए मौली का चेहरा गुस्से से भर गया। आपकी बातें न हद से ज़्यादा बेहुदा हो जाती हैं। ये कहते उसने झुंझलाते हुए फल का एक टुकड़ा उठाया और उसे उसकी तरफ फेंका। लीजिए, खाइए और अपनी भ्रास निकालिए। जिसे हंसते हुए एकांश ने वो टुकड़ा बीच में ही कैच कर लिया और उसे चबाते हुए कहा, तुमने फेंका, मैंने पकड़ लिया, और अब देखो मैं तुम्हारे ही पीछे आ रहा हूँ। ये कहते हुए एकांश धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, जिसे देख मौली थोड़ा पीछे हटे। रुकिए, मैं सच में आपको झाड़ू से मार दूंगी। हम रोल प्ले। एकांश ने ठंडी सांस छोड़ते हुए होठों पर एक बेशर्म मुस्कान लिए कहा, आपका दिमाग खराब है क्या? मौली अब सच में चिढ़ गई। मैं 1 मिनट भी अकेले नहीं रह सकती आपसे बिना इरिटेट हुए। जिसे सुनते हुए एकांश अब उसके एकदम सामने सामने आ गया और मौली के हाथ से वो फल लेकर उसके होठों के पास ले जाकर कहा, खा लो, ताकत लगेगी, क्योंकि मैं सीरियस होता हूँ ना तब बहुत एनर्जी लगती है। मौली ने झटके से उसका हाथ हटाया। आपको शर्म नहीं आती? एकांश ने सिर हल्का झुकाया, धीरे से कान के पास फुसवाया। शर्म तो तब आए जब तुम्हें देखकर कुछ भी ना लगे, और तुम्हें देखकर तो सब कुछ लगता है बस। मौली ने उसका सीना धक्का देते हुए कहा, अब हद हो गई। जिसके धक्का देने पर भी एकांश वहीं खड़ा रहा और एक भी कदम पीछे नहीं गया, उल्टा वो और पास झुक गया। हद तो तुम्हारी ये ट्राउजर है जो मुझे हद से बाहर कर रही है। ये कहते उसने उसकी कमर के पास हल्का सा हाथ रखा, जिससे मौली का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। एकांश उसने उसका हाथ झटक दिया। मौली, एकांश ने बिल्कुल सीरियसनेस से कहा, तुम गुस्से में और भी ज़्यादा टाइट लगती हैं, और ये बात मैं तुम्हें बार बार बताना चाहता हूँ। मौली ने गुस्से से फ्रूट की पूरी प्लेट उठाकर उसके ऊपर फेंक दी। ये लो आपकी टाइट वाली बात का जवाब। एकांश ने फुर्ती से कदम पीछे हटाए, लेकिन प्लेट का एक टुकड़ा उसके कॉलर से टकरा ही गया। जिसे देखो जोर से हंसा और बोला, अब तो साफ करना पड़ेगा, वैसे भी तुम्हारी तरह मेरा मूड भी बहुत गंदा हो चुका है। ये कहते हुए एकांश ने बिना इधर उधर देखे मौली के पास आकर उसे कमर से पकड़ उठा लिया, जिसकी हरकत पर मौली दंग रह गई। एकांश, ये आप वी कम, इट विल हर्ट ए लिटिल, देन यू विल गेट विट एंड देन यू विल एंजॉय इट टू। ये कहते एकांश ने मौली को सोफे पर पटक दिया और उसके ट्राउजर को खींचा, जिससे देख मौली हड़बड़ा गई। एकांश, आई एम टॉकिंग योर क्लॉथ्स ऑफ, देन आई विल टेक माइन ऑफ टू। दिस वुल सफा विल सेक एंड यू विल सॉब एंड आई विल फॉक यू डीपर। ये कहते एकांश ने अपने शर्ट के बटन को खोला और अपने पैंट के पॉकेट से कुछ देर पहले रखी पट्टी को निकालते हुए मौली के दोनों हाथों को पकड़कर बांध दिया। मौली के हालत खराब हो गई और उसने थोड़ा घबराते हुए, एकांश जी, अगर मैं कहूँ कि मुझे नहीं करना तो? नहीं, तुम नहीं कर सकती, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। ये कहते एकांश ने उसके होठों को अपने होठों में जकड़ लिया। जहाँ दूसरी तरफ अव्यक्त को ओवर टाइम करना पड़ रहा था, जब उसका फ़ोन बजने लगा, अव्यक्त ने एक फाइल को रीड करते हुए टेबल से फ़ोन उठाया, फिर बिना देखे कान पर लगाते हुए कहा, हेलो। दूसरी तरफ से रिद्धम की आवाज़ आई, भाई एक दिक्कत हो गई है। अव्यक्त ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, क्या हुआ? रिद्धम ने जवाब में कहा, तू प्लीज़ रेस्टोरेंट आ जा। इतना कहकर रिद्धम ने कॉल कट कर दिया और अव्यक्त ने हैरानी से फ़ोन को देखा और अपने काम को
देखते हुए गहरी सांस भर फिर से फाइल पढ़ने लगा। करीब 1 घंटे बाद अव्यक्त ने फाइल बंद किया और अपना फ़ोन उठाते हुए केबिन से निकल लिफ्ट में चला आया। तभी उसका फ़ोन फिर से बजने लगा। अव्यक्त ने स्क्रीन को देखा जिसमें अवधि का कॉल आ रहा था, तो उसने तुरंत कॉल अटेंड कर लिया। हेलो, दूसरी तरफ से अवधि ने रोते हुए कहा। हेलो, व्हाट द हिल, वो मन में चिल्लाया और फ़ोन में कहा। क्या हुआ अवधि, तुम रो क्यों रही हो? अवधि ने जवाब में कहा, एकांश मेरे लिए केक लेकर आया था। और अव्यक्त की आंखें सिकुड़ गई और उसके दिल में एक डर सा बैठ गया। और क्या हुआ, बताओ मुझे। तुम बिना कंसल्ट के इस तरह से कुछ भी कैसे खा सकती हो? अवधि ने सिसकते हुए कहा। मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने खा लिया, लेकिन सारी की सारी वोमिटिंग हो गई। जिसे सुन अव्यक्त ने एक राहत की सांस ली और कहा, तुमने मेडिसिन लिया है? अवधि ने जवाब में कहा, हाँ, लेकिन मेरे मुंह का स्वाद बिगड़ गया है। मुझे कुछ चटपटा सा खाना है। ठीक है, अव्यक्त अपना सिर हिलाते हुए कहा। मैं अभी ऑफिस से निकल रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा लेकर आता हूँ। अवधि ने दूसरी तरफ से कहा, ठीक है, जल्दी आना। अव्यक्त ने अपना सिर हिला दिया और कॉल कट कर दिया। क्या ठीक उसी वक्त उसका लिफ्ट नीचे आ पहुंचा। ड्राइवर उसके लिए गाड़ी लेकर आया, जिसमें बैठते हुए अव्यक्त ने कहा, वैष्णो रेस्टोरेंट। ड्राइवर ने अपना सिर हिला दिया और गाड़ी वैष्णो रेस्टोरेंट की तरफ भगा दिया, जहां दूसरी तरफ आयुष्मान इस वक्त समृति के सामने सिर झुकाकर बैठा हुआ था और उसके बगल में कबीर भी था। और समृति उन दोनों को बुरी तरह से घूरे जा रही थी। मम्मा, डैड ने कुछ नहीं किया, कबीर ने आयुष्मान के डिफेंस में कहा। समृति की आंखें और सिकुड़ गई। समृति की सिकुड़ी हुई आंखों को देखते आयुष्मान और कबीर एक दूसरे को देखने लगे और समृति ने अपने दांत पीसते हुए कहा, अभी इसी वक्त पूरे घर को साफ करो। ये कहते हुए समृति सोफे से उठकर खड़ी हो गई। दिन भर ऑफिस में दिमाग खराब करो और घर आने के बाद तुम लोगों को तमाशे झेलो, वो अलग नहीं। नहीं नहीं, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं और कबीर सब संभाल लेंगे ना कबीर। ये कहते आयुष्मान ने कबीर की तरफ देखा, जिस पर कबीर ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला दिया। और समृति ने आयुष्मान की तरफ नारियल तेल का डब्बा फेंकते हुए कहा, पहले अपने चेहरे पर लगे मार्कर को हटाओ। जिसे आयुष्मान ने तुरंत कैच कर लिया, क्योंकि कबीर और उसके चेहरे पर मार्कर से मूंछ और पांडा वाली आंखें बनी हुई थी। पूरे लिविंग हॉल में कबीर की किताबें, उसके यूनिफॉर्म, जूते पॉलिश और जूते, खिलौने और साथ में उसका बैग भी फैला हुआ था। जिन तमाम चीज़ों को देखते हुए समृति का दिमाग खराब हो। जहां आयुष्मान ने तेल का डब्बा एक तरफ रखा, फिर टी शर्ट के किनारे से गाल पर लगे मार्कर को पोंछने लगा। कबीर वहीं सिर झुकाए खड़ा धीरे धीरे अपने खिलौनों को एक बॉक्स में डाल रहा था। जिसे देखते आयुष्मान ने उसके पास आकर धीरे से कहा, चलो जल्दी करो वरना मामा फिर से कुछ फेंक देंगे। कबीर ने इधर उधर देखते हुए कहा, मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये गाड़ी नहीं मिल रही। ये कहते हुए कबीर ने एक रोबोट उठाकर बॉक्स में भर दिया और आयुष्मान ने उसके जूते को एक लाइन में रखते हुए कहा, जो दिखे उसे पहले समेटो, गाड़ी बाद में ढूंढेंगे। वो अभी कह ही रहा था कि समृति हाथों में झाड़ू पकड़े वापस आई, जिसे देखकर दोनों थोड़ा घबरा गए। तब समृति ने इधर उधर इशारा करते हुए कहा, जूतों को लाइन में रखो, किताबें बैग में डालो और ये यूनिफॉर्म कब से यहाँ पड़ी है। कबीर ने यूनिफॉर्म को उठाते हुए धीरे से कहा, मामा माफ़ कर दो, मैं साफ कर रहा हूँ। समृति ने उसके साथ में यूनिफॉर्म को उठाते हुए कहा, माफ़ करने की बात नहीं है, आदत ठीक करने रखो, रोज़ यही हाल होता है। ये कहते हुए समृति ने यूनिफॉर्म को सोफे पर रख दिया और उसके किताबों को उठाने लगे। तभी आयुष्मान ने सोफे के नीचे एक चॉकलेट का रैपर निकाला और कबीर से कहा, ये भी तुम्हारा ही काम है ना? कबीर ने धीरे से कहा, हाँ पापा, छुट्टी के टाइम पर प्रांजल ने दिया था, इसलिए मैं ले आया। समृति ने उसकी बात सुन कहा, अब चुपचाप सफाई करो, बातों में वक्त मत खराब करो। जिसकी फटकार को सुन आयुष्मान और कबीर जल्दी जल्दी सफाई करने लगे और समृति भी उसकी मदद करने लगी। कबीर किताबें ठीक करने लगा। आयुष्मान ने उसके जूते, पॉलिश की डिब्बी और ब्रश का एक टब में रखे और समृति ने झाड़ू लगाई और फिर गीला कपड़ा निकालने चली गई। जिसके जाने के बाद आयुष्मान ने पूरे घर को देखते हुए कहा, अब ठीक लग रहा है ना? कबीर ने सिर हिला दिया, हाँ, थैंक गॉड हमने ज़्यादा गंदा नहीं किया था, वरना मामा सच में हमें घर से निकाल देती। कोई बात नहीं, हम तुम्हारे नानू के घर चले जाते हैं। आयुष्मान ने कबीर के सिर को साला थपथपाते हुए कहा। जिसकी बात पर कबीर ने आयुष्मान से पूछा, क्यों, हम होटल नहीं जा सकते थे? अच्छा, तो तुम होटल जाते हैं? आयुष्मान ने आंखें चढ़ाते हुए पूछा। कबीर ने अपना सिर हिला दिया और
तभी समृति वापस आए और लिविंग एरिया साफ देखकर उसने कुछ नहीं कहा, बस पानी पीने चली गई। जिसे देखते हुए कबीर ने धीरे से कहा, मम्मा अब नाराज नहीं है क्या? थोड़ा कम, लेकिन कल फिर बिखराओगे तो फिर गुस्सा होगा। आयुष्मान ने जवाब दिया, जिस पर कबीर ने धीरे से कहा, ठीक है, मैं नहीं करूँगा। आयुष्मान ने उसके सिर पर हाथ फेरा और उसके हाथ को पकड़ कर कहा, चलो अब हाथ मुंह धो लो, फिर मम्मा के पास बैठकर होमवर्क करना। आप नहीं करवाओगे? कबीर ने आंखें चढ़ाते हुए पूछा। आयुष्मान ने जवाब में कहा, पहले डिनर कर लेते हैं, फिर मैं तुम्हें करवाऊंगा। जिस पर कबीर ने अपना सिर हिला दिया और आयुष्मान उसे लेकर बाथरूम की तरफ चला गया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।